आज हमारा 7वां एपिसोड है। काफ़ी समय बाद ये मैं अपना एपिसोड कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम ही है कि हमारे चैनल का नाम भारत क्यूटी एसपी है, जो बेसिकली हर टाइप की इंडस्ट्री पे बेस्ड है। क्यूटी एसपी का मतलब हो गया क्वेटरी, टेरिटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री से मतलब सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री में भी हेल्थ केयर। तो लाइफ स्टाइल डिजीज़ में बहुत सारी डिजीज़ हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम पड़ रही है नी जॉइंट्स की। नी जॉइंट्स हो गया या जॉइंट्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हो गई, आप हॉस्पिटल जाइए, फटाफट आपके घुटने बदल दिए जाते हैं। इसके पीछे हमारे साथ आज हैं डॉक्टर श्रीश दत्त मिश्रा, जो बेसिकली तो मथुरा से हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीबीएस 1989 बैच के हैं। 2002 में इन्होंने अपनी एमएस डिग्री करी थी और करीब 23 साल का इनका जो अपना एक्सपीरियंस है पोस्ट पीजी, तो इनके पास काफ़ी रिच एक्सपीरियंस है। और इन्होंने इसमें पाया कि जितने भी कॉरपोरेट्स, हॉस्पिटल और जो कमाई के जितने जरिए बन गए, ये भी एक इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान में आज के दिन एक मेडिकल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा चलने लगा है। तो इसमें इन्होंने काफ़ी नी रिप्लेसमेंट को ये लोगों को बोलना शुरू करा कि आप नी रिप्लेसमेंट में ना जाके रीजनरेटिव में जाइए। रीजनरेटिव में तकरीबन 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही क्योर हो जाती हैं, जिसमें आपको कभी भी नी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर मिश्रा, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने 1989 में मेडिसिन में क्यों आए? आप क्या सोच कर आए? देखिए, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर और मैंने उनको काफ़ी फ्लरिशिंग प्रैक्टिस, डेडिकेटेड प्रैक्टिस करते हुए देखा। तो वो इतना वो फुलफिल कहाँ पे, वो मथुरा या? वो यूपी गवर्नमेंट में दोनों अच्छा अच्छा, सर्विस करते थे। तो पीएमएस में। माई मदर वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा। और माई फादर was also a physician, but later on he went for a in the officiating administration function. So I saw a very fulfilling experience by both of them, where they could create very good things for people, which people identified as well. So ये एक फीलिंग थी कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ. So that was the primary interest in medicine, and God had been kind that I got selected very early in my life. I didn't have to waste years. And at that time I was selected at two places. But then Aligarh was very close to my hometown Mathura. So my parents preferred that you stay close to us, which I have no regrets. Aligarh Muslim University has given me a very excellent education. और आपने एमएस कहाँ से करा ऑर्थो में? अलीगढ़ से किया था. अलीगढ़ से ही करा। उसके बाद एक डीएनबी होती है, डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड. अगेन इट्स अ बोर्ड सर्टिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री. दैट आई डिड फ्रॉम दिल्ली. ओके। और तब से आप 2002 से? 2002 के बाद में फिर मल्टीपल मेरी ट्रेनिंग्स हुई हैं. आर्थ्रोस्कोपिक जैसे की होल सर्जरी ट्रेनिंग है, रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट ट्रेनिंग है, एडवांस स्पोर्ट्स इंजरी मेरी फेलोशिप है शोल्डर में स्कॉटलैंड में. तो मल्टीपल एरियाज अब्रॉड वेयर देयर आर स्पेशलिटी सेंटर्स. आई वेंट देयर एंड गॉट ट्रेन्ड माई सेल्फ. रीजनरेटिव जो ऑर्थोपेडिक्स है, इट हैपेंड इन माई लाइफ इन 2010 incidentally. When I was officiating one of the post, one company came to me that we have come with this cutting edge technology. तो उस वक्त रीजनरेटिव पॉपुलर थी या? बिल्कुल भी नहीं थी, कोई भी नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था, ना शायद मेरे कोलीग्स भी नहीं जानते थे. तो ये हिंदुस्तान में पॉपुलर नहीं थी या विदेशों में भी नहीं जी थी? नहीं. अर्लिएस्ट सेंटर टू बी सेट अप इन रिजनरेटिव मेडिसिन इज इन स्टैनफोर्ड, एंड दैट फॉर्चुनेटली इज 2011. I see. So at that time, it was a very nascent stage of regenerative orthopedics. So I organized a meeting for them as a introduction to all. तो मुझे एक बात बताइए, जैसे हम तो आमतौर पर सुनते हैं कि कोरिया इज़ वेरी एडवांस इन स्टेम सेल, तो हाउ दिस इज रीजनरेटिव इज डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम सेल टेक्नोलॉजी एंड दिस रीजनरेटिव?
See, stem cell is a part of the regenerative medicine. I see. But since my specialty is orthopedics, तो हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स यूज करते हैं. ऑर्थोबायोलॉजिक्स टर्मिनोलॉजी का मतलब है, ऑर्थो मीन्स वी आर ट्रीटिंग मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, जॉइंट्स, ये सब ट्रीट करते हैं. और बायोलॉजिक्स का मतलब है देर आर नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी दैट हेल्प अस heal, regenerate. So we are utilizing them. Those factors which we use in regenerative medicine are existing in our body and they can be sourced from various areas. तो अभी जो हमारी नीज की प्रॉब्लम है, क्या ये आप मानते हैं ये लाइफस्टाइल की वजह से हैं, दिल्ली जैसे या बॉम्बे या बेंगलोर जैसे शहर में? Major factor lifestyle है. लाइफस्टाइल में सच एस? सबसे पहले तो our immobility, our functionality has drastically reduced. There are some people who are conscious about their functionality, but most people, because of the comfort factors, extended to them of the luxury, they are not functional. So suppose in a day or in a month, we repeatedly keep doing same work in the same pattern. So our 50% of muscle which are utilized and the 50% are sleeping. They are defunct. So there is a loss of functionality in the body. That creates an imbalance. Our body has been beautifully created to balance. Suppose I will give you an example that we have front and back part of the body. If we keep using the front part, the back part will go defunct. So front has to take the load of back also. So there is an imbalance. That imbalance creates a wrong weight bearing or loading of the joints. This is one factor. The second factor is, unfortunately, the high caloric food. Non-functionality along with high caloric food results in increased weight. That is not good for the joint. An adequate weight with a good functionality is what the joint needs, what the body needs for a good circulation, for a good regeneration. So here what happens, because of the lifestyle, the wear and tear is more. Regeneration is happening every day in our life. It is not that. We are regenerating and regenerating every day. It is the imbalance which creates a problem. The body is a self-healing structure. That is why in a lot of our Vedic literatures or our medicine, if you change the type of food, you become more healthier. Because the body, there is a paradigm shift in the body metabolism, which helps in the healing. That is why you must have seen that you go for alkaline diets, many things. So these, how do they help? They make your body more potent for healing. So lifestyle problem is more degenerative. तो इस लाइफस्टाइल को अवॉइड करने के लिए, जो हमारा बड़ा लेथार्जिक लाइफस्टाइल या एक तरह का मोनोटोनस लाइफस्टाइल हो गया, कोई ऑफिस जा रहा है तो अपनी टेबल कुर्सी में ही बैठ जा रहा है, आईटी के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं जिनको बैठ के 12-12 घंटे काम करना है, टेबल कुर्सी पे बैठ के काम करना है, या किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसको हेल्दी डाइट्स के बारे में नहीं मालूम है, पर मोटे तौर पे क्या एक्सरसाइजेस इन चीज़ों को अवॉइड कर सकती हैं और किस टाइप की एक्सरसाइज? 100% कर सकती हैं. सो नाउ डेज there's something called functional exercise. Functionality means it's a wholesome thing. It's a wholesome exercise for the all body. And if I tell you one which is brilliant, which can be followed and you can learn it very easily, is yoga. Yoga is something which is taking care of most of the body parts. Nice. Apart from that, it has a extra advantage of helping in our metabolism, in our energy level, eventually the circulation and everything. So yoga, one can pursue yoga. Sitting, obviously, the humans are not meant to be sitting for that long hours, which unfortunately is happening. You will have no problem standing long time or long walking, but sitting is a big issue. Or lack of sleep. Yes, lack what? तो आपको रीजनरेशन कब होगा? स्लीप में ही होगा क्या? Regeneration is happening every time. Every time. See, what is happening in the sleep?
The body is identifying, suppose identifying the areas which need more attention. Because at that time, the energy is not going in the walking, the energy is not going in the circulation giving to the muscles, bones, because they are still. Their energy is not going in the digestive. So the body is focusing on the areas where the reparative function is needed. That is why the sleep is good. That is why the regeneration is better in the sleep. At that time, there is no other activity. तो डॉक्टर साहब मुझे तो एक लेमैन की तरह बताइए, मेरे घुटनों में दर्द है जी, मैंने अभी तक नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचा नहीं है जी, मैं जा रहा हूँ किसी भी हॉस्पिटल में और वो कहेगा कि आपका वजन ज़्यादा हो गया, मेरा भी वजन ज़्यादा है, वो कहेगा वजन ज़्यादा हो गया, वजन कम करो, वजन कम नहीं हो रहा। एक साल बाद जाऊंगा, वो कहेगा कि अच्छा भाई अब आप ऐसा करो, अब आपका तो बहुत ज़्यादा हो गया है, आपको अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, लाइफ क्वालिटी अच्छी करनी है, जो कह के आमतौर पर ऑर्थोपेडिक्स जो ऑर्थो वाले जो लोग होते हैं उनको दिखाओ तो वो इसी कह के डराते हैं, आप अच्छी लाइफस्टाइल में। मैं भी कहूँगा अच्छा कैसे होगा लाइफस्टाइल, अच्छा तो कहेगा ये आपके तो हम नी रिप्लेस कर देते हैं या हिप रिप्लेस कर देते हैं, वो जो भी जहाँ की भी प्रॉब्लम है। और मैंने बहुत लोगों को सुना हुआ है कि आजकल लोग नी रिप्लेस तो थोक के भाव करवा रहे हैं, है ना। तो अब मैं उसके पास ना जाके, मुझे और कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं मालूम है, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि रीजनरेटिव में काम हो रहा है। और आप जैसे लोगों ने इतने पिछले 13-14 साल से रीजनरेटिव ने मैंने आपने साथ काफ़ी केस कर दिए ना अभी ऐसे। ये समझ लीजिए आप स्टैनफोर्ड में क्लिनिक 2011 में होते, मेरा पहला केस जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ और जो सक्सेसफुल हुआ हिप के लिए रीजनरेट करने के लिए, वो भी 2011 में था। तो आप सोचिए 2011 से मैं कंटिन्यूसली इस पे काम कर। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि रीजनरेटिव भी कोई चीज़ है? यही पब्लिक अवेयरनेस चाहिए, दैट इज the basic thing. So people have no idea that there is something, because this branch is very current branch. This is a high cutting technology. Things are coming for regeneration, but unfortunately what is happening, this has not been popularized among or to the people, and people have less knowledge. So this needs more knowledge to people, that they should identify that this is also existing. For sure, wherever you can preserve the joint, you can regenerate anything, you should not change. I am a trained joint replacement surgeon. I would not like to change any joint which can be preserved. And I don't think any preserved से मतलब क्या है? preserved का मतलब मैं उसको बचा सकता हूँ, उसको see you can save it. क्या है? See, replacement is a non-return journey. You remove the bone and replace it with the metal. So there are certain indication in which the joint is so much destroyed. I am a joint replacement, I would like to change it. But sometimes, it is a overhyped and over-advised. So my first option would be to preserve the joint. That means not to replace it. Increase the life of the joint with a minimum invasion. तो वो थिन लाइन कहाँ आती है कि मुझे आप क्यों बताओगे कि मुझे जॉइंट रिप्लेस करना है, और मुझे आप क्यों बताओगे कि मुझे इसको रीजनरेट कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये है कि जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे किसी की कोई तकलीफ हो, तो ये नहीं है, मैं ये नहीं बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहूँगा कि 2 दिन का घुटने का जो हो तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए, बिल्कुल नहीं। इस तरह के जॉइंट पेन्स आपको बहुत बार होते हैं। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, ऑकवर्ड सिटिंग है, लॉन्ग सिटिंग है, स्टिफनेस है, मेनी थिंग्स यू कैन हैव। बट इफ़ देयर इज़ ए कंसिस्टेंट सिम्टम, जैसे हमारे घुटने में कहा जाता है कि 2 सिम्टम्स बहुत अगर कंसिस्टेंट हैं, जैसे आपको स्टेयर केस क्लाइंबिंग में दिक्कत हो रही है, या चेयर से उठने में दिक्कत हो रही है, या कुछ जो लॉन्ग, सपोज आप 4 किलोमीटर की वॉक करा करते तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बट आप 2 किलोमीटर के बाद घुटने के अंदर परेशानी आने लगी है, इसका मतलब वहाँ पे वेयर एंड टियर ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है। पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद वो नी नहीं ले सकता वो एक्टिविटी। सो आप उस समय उस आदमी को डेफिनेटली एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए, और ऑर्थोपेडिशियन का काम ये है कि उसको जेन्युइनली एग्जामिन करे in the light that this joint should be preserved rather than replaced. तो मतलब कि 3 आप जैसे सिम्टम्स हो गए। एक हमारा हो गया कि हम जब कहीं पर भी ऊपर चढ़ रहे हैं, जी, स्टेयर केस कर रहे हैं या पहाड़ में चढ़ रहे हैं, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, जब भी हमें क्लाइंब कर रहे हैं। सेकंड हो गया जब हम चेयर से उठ रहे हैं,
है ना, चेयर से उठ रहे हैं, बेड से उठ रहे हैं। थर्ड हो गया जब हमारी जो वॉक करने का, हमारे हर आदमी की कैपेसिटी है, कोई 4 किलोमीटर वॉक करता है, कभी कोई 2 किलोमीटर करता है, लेकिन उसको इतना तो मालूम ही हो गया कि उसको इतना वॉक करने में अब उसको पेन होनी शुरू हो गई है, तो तब वो ऑर्थो के पास जाए। करेक्ट। कंसिस्टेंट सिम्टम होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। एक बार के सिम्टम से फर्क पड़ता, वो किसी को भी हो सकता है। आपका पैर लचक गया तो 1-2 महीने में हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमें ऐसा होने जा रहा है। वो रिपीटेडली प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो दैट मीन्स इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एंड सीन इन द लाइट ऑफ ए स्पेशलिस्ट, सो दैट ए अर्ली ट्रीटमेंट कैन बी प्लान्ड। सी वेयरएवर आई पर मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो एक नॉर्मल ऑर्थो के पास जा रहा हूँ, अब मुझे नहीं मालूम है कि रीजनरेटिव नाम की कोई चीज़ भी है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल, जो लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, या जिन लोगों की इस पे ट्रेनिंग नहीं है, या जिन लोगों ने रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, वो शायद इसको कन्विंसिंगली एडवाइस भी नहीं कर पाएंगे। ओके। क्योंकि योर फेथ टुवर्ड्स ए मेडिसिन ओनली कम्स व्हेन यू गेट सक्सेस आउट ऑफ इट। आई हैव सीन एक्सट्रीम सक्सेस एंड most of my patients are referred by the patients who have gone better. वर्ड ऑफ माउथ से। 100% word of mouth, because the simplicity of the treatment and safe treatment. So this has been working wonderful. I have used in many difficult situations also, like regenerating ligaments where there was surgery required. It's a MRI proven. So लिगामेंट मतलब कि हम सोच सकते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरी रही है या कुछ। एक पोलो प्लेयर था। पोलो प्लेयर हॉर्स से गिर गया, आपको पता है वो हॉर्स राइडिंग करते हैं। He broke all the ligaments of the wrist. He doesn't stay in India. Unfortunately, he could not get medical attention there. When he came to me, I got his MRI done, and most of the ligaments were broken. I referred to which I think could not have been repaired because they are so small to be repaired back. Anyway, I asked him to get further opinion if he wants to go to a hand surgeon 1-on-1. He went. But again, the thing was that it is not possible to repair after 5-6 months of the injury. Then I advised him this regenerative. They are in form of only injections, and जो हम लगाते हैं उसको ऑर्थोबायोलॉजिक्स बोलते हैं। ऑर्थोबायोलॉजिक्स मैंने आपको समझाया कि बायोलॉजिक्स का मतलब होता है कि आपके ही बॉडी के अंदर हीलिंग कंपोनेंट्स एग्जिस्ट होते हैं, उनकी क्वांटिटी को कॉन्सेंट्रेट करके लगाना होता है। चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो बोन मैरो हो, चाहे वो फैट टिश्यू हो। इसको सोर्स करने के कई सोर्स होते हैं, डिपेंडिंग आप ट्रीट क्या कर रहे हैं। तो वो आप डिसाइड करते हो कि हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है। करेक्ट, हम किस सीवियरिटी को ट्रीट कर रहे हैं, हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए। I told that player that I am going to use this and you will require monthly injections. At that time, I was using a lot in knees, but I had never used in these injuries. So I told him that you have to take it with a pinch of salt, that how much the recovery would be. Anyway, he had a good faith in me. He said, no, I would like to go when I have no other option. That surgery could not be done. I can't live with this. And we went together with a lot of faith in this, and he's completely all right. He's not 95. He's 100%. His grip strength is back. He's riding again. He's back to the game. तो ये तो एक अपने आप में एक रेयर चीज़ हो गई कि लिगामेंट, वो भी इतने छोटे छोटे, और वो भी 6 महीने बाद, जब कोई भी चीज़ उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो भी इसमें उसको काफ़ी 100% रिजल्ट मिल गए। ऐसा ही एंकल में हुआ, एक प्लेयर का एंकल का लिगामेंट टूट गया, एंड प्लेयर के पास तो ट्रैकर भी हैं, वो लेडी है, शी वॉज अनएबल टू वॉक। आई गॉट, बिकॉज अब इतने साल में मुझे पता लग जाता है कि क्या परेशानी होगी एग्जामिनेशन से भी, बट हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं कितने अमाउंट में होगी। सो देन इन्वेस्टिगेशन लाइक MRI इज नीडेड टू नॉट टू डायग्नोज बट टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम। So I got the MRI, the ligament is completely torn. Now there is only one option with as a surgeon, is that we reconstruct the ligament surgically,
और वी यूज सम अदर थिंग्स व्हेन द लिगामेंट छोटा हो जाता है, जब बहुत दिनों से होगा तो बीच में उसके गैप आ जाएगा, तो वो भरोगे कैसे? तो देन वी यूज सम अदर मसल इन प्लेस ऑफ दैट लिगामेंट टू रीरूट इट थ्रू दैट. तो इज इट अ इन्वेसिव सर्जरी? No, this is not invasive. That's what I'm saying. This is a surgery up till now recommended for the torn ligament of this ankle. I see. Then she said flatly refused. Then no surgery. I said the second option you have a regeneration, and then this is a very important ligament of the ankle to give it stability. Again, we went with a lot of faith. And in third injection, she is spot jogging. She is trekking now. I have advised her 5 every month. मतलब कि इसमें कोई चीड़ फाड़ नहीं है, No, इस है ना? इंजेक्शन तो और इट्स अ इंजेक्ट करके, लेकिन वो इंजेक्शन कैसे लगाना है, जैसे हम कहानियां नहीं सुनते, एक अफगान था और उसने बताया कि भैया हथौड़ा कहाँ मारना है, पैसे उसके हैं. जी. सो ये इंजेक्शन जितने भी मैं लगाता हूँ, ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड होते हैं. I I have learned to use ultrasound to identify these structures. So I put it under vision. I know I can see the ligament and I am able to deliver these healing potential cells to exact site. That is the art. If you just put them somewhere around, they will not be that beneficial. You should know where to put it, how much to put it, what concentration to put it. The success lies in this. Which I have for so many years now I have identified it. तो आपने तो इस बारे में काफ़ी प्रेजेंटेशन भी दी होंगी बहुत जगहों में. Rotator cuff injury shoulder. Many players, golfers, right rotator cuff injury is very common with them. All of them recovered. They were all with a partial tear. Partial tear में कुछ नहीं करते हैं, फिजियोथेरेपी कराते हैं conventionally. I use GFC in this. Ultrasound guided. In the lesion, at the site of the tear, under the vision, right concentration में डालिए, सही जगह डालिए, सही ड्यूरेशन में डालिए, हील करेगा. तो आपने इस तरह से काफ़ी लोगों को ट्रेन भी कराया क्या? कुछ लोग मेरे से जो क्लोजली एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने मेरे रिजल्ट्स देखे हैं, उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो आके इसको, बट इसमें एक लर्निंग कर्व है. ये देखने में सुनने में सिंपल लग सकता है, but there is a curve involved in this, because you come to know that okay, this is the site which gives the best healing. Inject here. This amount has to be used. So can you imagine the regenerative orthopedics came in 2011 in Stanford, which I told you. Every day the cutting technology is coming. Every day we are improving. But I am very happy that we are going towards it. The future, I am convinced that the future of medicine is not replacement but regeneration. तो इसको अगर हम परसेंटेज वाइज में माने कि 100 लोग हैं, 100 को नी की प्रॉब्लम है, एक जनरल मैं कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते, तो 50% क्योर रीजनरेशन से हो सकती हैं, और मे बी मोर और मे बी लेस. देखिए, मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट में ट्रेंड हूँ. तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का पेशेंट है वो आपका पेशेंट नहीं है, उसमें आप रीजनरेशन मत करिए. जिन वो मेरे क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसमें सक्सेस ली है. मुझे पता है कि मेरा कट ऑफ कहाँ है. अगर उस कट ऑफ को आप क्रॉस करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. तो वो लाइन कौन सी है कि जहाँ पर आप डिसाइड करते हो? एक लेमैन की तरह बताइए, बिल्कुल बहुत डिटेल में. उसमें सिंपल है. देखिए, कुछ आप एग्जामिन करते हैं, आपका एक्सपीरियंस काम आता है कि एग्जामिन करते हो उनको सुनकर, उनका प्रोफाइल समझकर कि उनकी एवरीडे एक्टिविटी क्या है, उनको कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, नी के डिफॉर्म्ड नी तो नहीं है. दूसरा, हम एक्सरेज यूज करते हैं, स्पेशल व्यूज यूज करते हैं टू सी हाउ मच इज द कार्टिलेज डैमेज. सो देयर इज it is very difficult to tell you in a layman's language this whole thing. But definitely a orthopedician can identify that this knee can be preserved. It need not to be changed. Give him a chance, give that knee a chance to recover before putting your knife on it. I'm not talking about the knees which are deformed and completely worn out. No, they are a case of surgery which gives wonderful results. But how many are there? 10%, less than 10%. 90% if you can regenerate, you have done your job. तो कितने, अब आप जैसे यहाँ पे दिल्ली में कर रहे हैं जी. और आपको तो चाहिए, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपका
मेडिसिन का बिल्कुल बैकग्राउंड रहा है और आप उसी तरह के, आपके पास इस तरह के काम करने की इच्छाएं भी बहुत हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं गए, आपने कोई बड़े प्राइवेट कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल नहीं पकड़े, आप अपने इस चीज़ में लगे हुए हैं और इसको आप काफ़ी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कितने लोग इसको में अभी और भी काम कर रहे हैं, दिल्ली में या हिंदुस्तान के और नहीं, ऐसा मुख्तलिफ नहीं जगहों है, में? ऐसा नहीं है। लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे हमने 2011 में वो केस किया था जो हिप का सक्सेसफुल हुआ था, तो एट दैट टाइम देयर वाज अ कोलीग इन मुंबई हु आल्सो वाज डूइंग दैट टाइम. So there might be many people who are doing this work. I won't say there are none. They are doing. What success they are getting, I don't know. I don't know about it. But that is for sure that this treatment delivers. If you go to the literature and review of literature, there is a noticeable appreciation of this form of treatment in every study. मैं जैसे नी रिप्लेसमेंट में देखता हूँ, बहुत सारे लोगों का नी रिप्लेसमेंट हुआ है और सक्सेस स्टोरी मैं 100% नहीं बोलता हूँ, Correct. करीब आज के ज़माने में तो 70-80% बोलते हैं, लेकिन मेरी मदर का भी करीब 20 साल पहले जब नी रिप्लेस हुआ था तो बहुत कम थी। और मतलब कि कोई बहुत ऐसा बोलेंगे, बहुत से लोग नी रिप्लेस कराने के बाद ढंग से फिजियो नहीं करते हैं उसके बाद। तो आपके इस केस में सक्सेस स्टोरी जैसे आप कॉन्फिडेंट हो 100%? आपको सही सिलेक्शन करना है। अच्छा, सही नहीं सिलेक्शन, वो तो आपने सही सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद सही ड्यूरेशन में उस पेशेंट को, ये वन इंजेक्शन मैजिक नहीं है। वी आर क्रिएटिंग ए समेशन ऑफ इफेक्ट, मतलब एक के ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम, तो वो हमको फॉलो करना है। और जैसे आपने बोला जैसे नी रिप्लेसमेंट में, सो दिस इज ए नोन फैक्ट इन आवर फ्रेटर्निटी, दीज आर कॉल्ड अनहैप्पी नीज. Despite of doing your best job, and technically by x-ray many times nobody can identify what went wrong, but the patient is unhappy. So that is why now there is a new way. Initially we used to angle the knee in a different way. Now there is a kinematic way. That means हमारे सबके घुटने अंदर की तरफ बोर्ड है, तो उनको करेक्शन मत करिए, आप काइनेमेटिक में जाइए। तो अब ये चेंजेस आ रहे हैं ये देखते हुए कि भाई वो जो घुटने जो हैं जो खुश नहीं रहते हैं, उनका कारण क्या था, क्या अलाइनमेंट कारण था। वी आर कमिंग बैक टू द नेचुरल अलाइनमेंट। द करंट रोबोटिक्स यूज काइनेमेटिक। काइनेमेटिक का मतलब होता है कि जो हमारा नेचुरल अलाइनमेंट है, हम केवल सरफेस को बदलेंगे, हम अलाइनमेंट नहीं बदलेंगे। पर वो भी तो इन्वेसिव सर्जरी हो गई। It's a fully invasive surgery. It has lot of potential for failure, for complications, definitely. पर रीजनरेशन इज नॉट ए इन्वेसिव सर्जरी, इट इज अ टाइप ऑफ इंजेक्शन, वेयर टू पुट द इंजेक्शन और कौन सा किस टाइप का आप उसमें कंपोनेंट डाल रहे हैं Correct. बॉडी से लेके, वो सब आपको डिसाइड करना है। लेकिन इसमें तकरीबन कितने समय बाद, जैसे कि एक मैं मान के चलो मेरी बॉर्डर लाइन है कि आपने डिसाइड करा बिल्कुल मेरा बॉर्डर लाइन है, मेरा और 10% भी मेरा नी खराब होता तो मुझे नी रिप्लेस कराना ही पड़ता, पर मेरा अभी भी 10% पूरा तक नहीं हुआ है और आपने बोला कि मैं आपका रीजनरेटिव सर्जरी करता हूँ, है ना, रीजनरेटिव ट्रीटमेंट करता हूँ, इट्स नॉट सर्जरी। तो आपने मेरा ट्रीटमेंट करा, कितने समय में मुझे इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं? सी डिपेंडिंग कि आप किस स्टेज में हैं। अर्ली स्टेज में तो एक इंजेक्शन में ही पता लग जाता है। अच्छा, एक इंजेक्शन में ही उसको आफ्टर हाउ मेनी डेज और वीक्स? आप यूजुअली 3 वीक्स के बाद इफेक्ट आ जाता है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। अच्छा, ये लॉन्ग लास्टिंग है एक्चुअली। ये समेशन पे काम कर रहे हैं, ये बेसिक हीलिंग पे काम कर रहे हैं। सो द कंपोनेंट्स यूज्ड हियर जो आप डाल रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हीलिंग फैक्टर्स हैं। तो मुझे इस बीच में कुछ फिजियोथेरेपी भी करानी पड़ती है या कुछ और मुझे अटेंशन रखने पड़ते हैं कि मेरा ये हुआ है रीजनरेटिव, मैंने अपने आप कुछ कराया है और उसके बाद में मैं ये चीज़ अवॉइड करूं, तेज चलना अवॉइड करूं, या वैसे कुछ और चीज़ें करनी पड़ती हैं? जैसे नी रिप्लेसमेंट में तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है। देखिए फिजियोथेरेपी नी की बहुत सिंपल है, इसमें मशीन का कोई खास रोल नहीं है। इट्स बेसिकली अबाउट स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मसल अराउंड द नी, which anybody if he learns 1 or 2 times from
a good therapist, they can do it themselves. So no prolonged physiotherapy is required for anything. It's a very simple thing. And for me, I will never prevent anyone not to do a particular activity unless it's hazardous for them. So I promote functionality. तो इसी फंक्शनैलिटी के बाद अब हम इस एपिसोड का मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पुराने एपिसोड बहुत लंबे थे. लोग सभी ने बोला कि छोटा शॉर्ट रखो, हाफ एन आवर का. तो इसके बाद हम सेकंड एपिसोड डॉक्टर साहब के साथ फिर से करेंगे. बड़े इंटरेस्टिंग टॉक्स हैं कि इसकी क्या कॉस्ट आती है, क्या क्या हमको इसमें ध्यान रखना है, कब कब हमें जाना है, बाकी चीज़ें जिसमें कि डॉक्टर मिश्रा इन डिटेल में हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे. थैंक यू. सी यू देन. बाय.